एक घने जंगल के दरमियान, जहाँ चेरी ब्लॉसम की पत्तियां बर्फ की तरह गिरती थीं, एक सफेद कॉटेज खड़ा था। इस कॉटेज की खूबसूरती की मिसाल पूरे इलाके में नहीं थी। वहाँ एक औरत और उसकी 5 बेटियां रहती थीं। उनके बाबा एक हादसे में हलाक हो गए थे। सुबह का आगाज परिंदों की चहचहाहट और ताज़ा घास की खुशबू से होता। वो 5 बहनें हाथों में हाथ डाले कच्चे रास्तों पर भागती थीं और बादलों के साए का पीछा करती थीं। उनके बाग में एक पुराना शाह बलौत का दरख्त था, जिस पर उनकी मामा ने मजबूत झूला डाल रखा था। वो बारी बारी झूलती थीं और जब इरम जोर से झूला झुलाती तो उनके कहकहे पूरे जंगल में गूंजते। उनकी मामा उन्हें सफेद भेड़ों के रेवड़ के साथ खेलना सिखाती थीं। वो उन नर्म और मुलायम भेड़ों को गुलाबी रबन बांधती और उनके साथ घास के मैदानों में ऐसे लेट जाती जैसे रोई के गालों के दरमियान हो। Blah blah black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. शाम के वक्त जब सूरज की नौरंगी रोशनी कॉटेज की खिड़कियों से अंदर आती तो उनकी मामा, जो एक माहिर खत्तात थीं, उन्हें अपने गिर्द बिठा लेती थीं। वो अपनी कीमती कलम निकालती और हवा में लकीरें खींचती हुई एक खास खेल खेलती। मेरी बच्चियों, ढूंढो वो रंग जो हवा में छुपा है। बहनें आंखें बंद करके लॉन्डर की खुशबू और चेरी ब्लॉसम की गिरती पत्तियों को महसूस करती और कहती, हवा का रंग मोहब्बत जैसा है। चॉकलेट आइसक्रीम बहुत मजेदार है। हाँ, मेरा वाला भी बहुत लजीज है। मौसम भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये मौसम और आइसक्रीम दोनों बेहतरीन है। 19 18 मैं आ रही हूँ, जल्दी चुपो। देखो मैंने कितने सारे फल जमा किए हैं। वाह, ये तो बहुत ताज़ा लग रहे हैं। चलो वहाँ से भी कुछ ले लेते हैं। वक्त गुजरा और सब बहनें बड़ी हो गईं। इरम घर की सबसे बड़ी और हुनरमंद थी। उसके हाथों में जादू था। वो रंग बिरंगे धागों से क्रोशिया के जरिए ऐसी खूबसूरत चीजें बनाती जो देखने वालों को हैरान कर देती। वो क्रोशिया से ऐसे जाल और ढाल भी बनाती थी जो जरूरत पड़ने पर घर के काम आते। रमशा का ज्यादातर वक्त हरी भरी ढलवानों पर गुजरता, जहां उसकी दूध जैसी सफेद भेड़ें और नायाब गुलाबी सींगों वाली बकरियां चरती थीं। वो जब बांसुरी बजाती तो ये जानवर उसके गिर्द रक्स करने लगते और वो उनके नर्म ऊन में उंगलियां फेरते हुए कुदरत के गीत गाती। एरा कदीम नक्शों और सितारों की चाल समझने की माहिर थी। उसके कमरे में पुराने चमड़े पर बने सैकड़ों नक्शे थे, जिनमें जजीरों के छुपे हुए रास्तों और गुमशुदा खजानों के राज दर्ज थे। वो जमीन की धड़कन महसूस करके बता सकती थी कि कौन सा रास्ता मंजिल तक जाता है। इफ्जा किचन की मलका थी। वो जब लॉन्डर के फूलों और जंगली शहद से ताज़ा केक और सूप तैयार करती तो उसकी मशहूर कुन खुशबू पूरे जजीरे की हवाओं में रच बस जाती। सबसे छोटी आयशा थी, जिसका कमरा हर वक्त महकते हुए रंग बिरंगे फूलों से भरा रहता, जिसके हाथों में ब्रश आते ही रंग बोल उठते थे। वो एक माहिर मुसव्विरा थी, जो अपनी ख्याली दुनिया को कैनवस पर उतारती थी। वो ऐसी प्यारी और मासूम पेंटिंग्स बनाती कि देखने वालों का दिल खुश हो जाता। उसकी बनाई हुई तस्वीरों में नन्हे जानवर, परियां और फूल इतने हकीकी और क्यूट लगते थे कि लगता था अभी कैनवस से बाहर निकलकर बातें करने लगेंगे। वो नया टिकटॉक चैलेंज देखा? बहुत मजे का खेज है। हाँ, मैंने देखा। लोग कितनी अजीब हरकतें कर रहे हैं। और वो डांस वाला ट्रैक, एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद है मुझे। हाँ, और ये हेयरपिन्स देखो, बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे पिंक भी बहुत ट्रेंड में है। और ये विंटेज डिजाइन देखो, ये भी वापस आ रहा है। कितना खूबसूरत बन रहा है। हाँ, रंगत भी गहरी आएगी। बहुत प्यारी लग रही है। खुशी का ये तवील दौर तब खत्म हुआ जब एक इंतहाई सर्द और बेरहम मौसम में उनकी मामा अचानक अलालत के बाद बिछड़ गईं। पूरे घर में जैसे एकदम सन्नाटा छा गया। सब बहनें बहुत उदास हो गईं। उनके कहकहे, जो कभी जंगल की हवाओं का जेवर थे, अब सिर्फ सिसकियों में बदल गए थे।
घर जो कभी रोशनियों और खुशबुओं का मस्कन था, अब एक खामोश और उदास जगह बन गया था। आयशा ने रोते हुए इरम का पुल्लू पकड़ा और बहुत नहीफ आवाज में पूछा, आपी, क्या अब हमारी जिंदगी के कीनोस पर सिर्फ ये उदास रंग ही बाकी रह गए हैं? इरम ने अपने जब्त के बंधन टूटने ना दिए और उसे सीने से लगाकर तसल्ली देते हुए कहा, आयशा, मामा ने कहा था कि रंग हुआ में छुपे होते हैं, वो कहीं गए नहीं हैं, बस अब हमारी नजरें उन्हें ढूंढ नहीं पा रही। जब तक हम साथ हैं, उस घर की दीवारें कभी उदास नहीं होंगी। मगर रमशा, जो दौड़ खड़ी खिड़की से बाहर वीरान होती ढलवानों को देख रही थी, तलखी से बोली, अरे मापी, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। तुम अक्सर रातों को उस बेसमेंट के पास किया करती हो, जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता है। इरम ने कोई जवाब न दिया, बस उसकी नजरें बेसमेंट के उस बंद दरवाजे की तरफ उठ गईं, जिसे बाबा ने हमेशा मुकफ्फल रखा था और उसे सख्ती से हिदायत की थी कि जब तक वक्त न आए, उसका राज किसी पर जाहिर न हो। वक्त गुजरता गया, मगर बहनों के दरमियान वो पहला सा एतबार ना रहा। जब ल्योंडर की खुशबू गैर मामूली तौर पर बहुत तेज थी, इफ्सा अपनी भीड़ों को वापस लेकर आई, मगर खुद अचानक गायब हो गई। बहनें दीवानावार उसे जंगल के कोने कोने में ढूंढती रहीं, मगर सिर्फ सर्द हवाएं चल रही थीं और इफ्सा का कोई नामो निशान नहीं था। अगली सुबह गार्डन में, जहां चेरी ब्लॉसम का सबसे बड़ा दरख्त था, वहां मिट्टी का एक ताजा ढेर मिला, जिस पर सफेद और गुलाबी पत्तियां बहुत सलीके से सजी थीं। रमशा ने पागलों की तरह चीखते हुए मिट्टी हटाई तो वहां इफ्सा की वो पुरानी गुड़िया मिली, जिस पर सुर्ख रंग से मामा की खत्ताती में लिखा था, ढूंढो वो रंग जो हुआ में छुपा है। आयरा कांपती आवाज में बोली, ये तो वही खेल है। क्या बाबा वापस आ गए हैं या कोई हमारे साथ ये भयानक खेल खेल रहा है? इरम का चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ गया था। उसने कांपते हाथों से वो गुड़िया उठाई और उसे सीने से लगाकर रोने लगी। रमशा और आयरा ने फैसला किया कि वो मजीद खामोश नहीं रहेंगी। उन्होंने इरम का पीछा किया और उसे बेसमेंट की दीवार के पास एक खास ईंट को दबाते देखा। जब इरम वहां से हटी तो रमशा ने वो ईंट निकाल ली। अंदर से एक सुनहरी चाबी और बाबा का एक आखिरी खत मिला। मेरी बच्चियों, सच कड़वा होता है, मगर उसे छुपाना उससे भी ज्यादा तकलीफ दे है। रमशा ने वो चाबी बेसमेंट के उस वजनी दरवाजे में लगाई जो बरसों से बंद था। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही एक अजीमुशान आईना खाना उनके सामने था। वहाँ 5 नहीं बल्कि 6 बड़े आईने थे। छठे आईने पर बहुत खूबसूरत हुरूफ में लिखा था, सारा। जैसे ही उन्होंने उस आईने को जोर से धक्का दिया, वो अपनी जगह से घूम गया और एक पुरसुकून खुफिया कमरा खुला। वहाँ इफ्जा बेहोशी के बाद अब होश में आ रही थी और उसके सामने एक पीलाहट ज़दा मगर बला की खूबसूरत लड़की बैठी उसे पानी पिला रही थी। वो लड़की बिल्कुल उन जैसी थी, वही आंखें और वही नुकूश। इरम वहाँ पहुंची तो रमशा गुस्से और हैरत से उस पर झपट पड़ी। कौन है ये लड़की? तुमने उसे इतने साल हमसे क्यों छुपाया? क्या हम बहनें इस लायक भी नहीं थी कि हमें सच पता होता? इरम ज़ारो कतार रोने लगी और घुटनों के बल बैठकर बोली, रमशा, मैं मजबूर थी। सारा हमारी सबसे बड़ी बहन है। वो पैदाइशी तौर पर एक ऐसी हालत में थी कि बाहर की रोशनी और तेज आवाजें उसके जहन को बुरी तरह जख्मी कर देती थीं। मामा ने अपनी वफात से पहले मुझसे ये कठिन वादा लिया था कि मैं उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी और उसकी हिफाजत करूंगी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम लोग कॉटेज को एक आजाद घर समझो और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारो। इसी लम्हे आईने की सतह पर एक अजीब सी लहर पैदा हुई
और मामा का अक्स वहाँ उभरा, जैसे वो उन सब को एक साथ देखकर मुस्कुरा रही हों। आयशा आगे बढ़ी और इरम के हाथ थाम लिए। आपी, आपने अकेले ये इतना बड़ा बोझ क्यों उठाया? हम बहनें थीं, हम आपका और सारा का सहारा बन सकते थे। मामा ने ठीक कहा था, हुआ में रंग छुपा है और वो रंग कुर्बानी का है जो आपने इतने साल दी, और मोहब्बत का है जो सारा को आज हमसे जोड़ रहा है। बेसमेंट का वो उदास आईना खाना अब एक खूबसूरत ग्लास स्टूडियो बन चुका था। बहनों ने मिलकर सारा के कमरे की दीवारें इस तरह तोड़ दी कि वहां से सूरज की नर्म शुआएं अंदर आ सके, ताकि सारा को तकलीफ भी ना हो और वो जिंदगी की रौनकें देख सके। एक शाम जब तमाम 6 बहनें बाग में शाह बलौत के दरख्त के नीचे बैठी थीं, सारा ने पहली बार एक चेरी ब्लूसम की पत्ती को अपनी हथेली पर रखा और मखसूस अंदाज में धीमे से मुस्कुराई। इरम ने आसमान की तरफ देखकर गहरा सांस लिया और कहा, मामा, आज हमने वो रंग ढूंढ लिया जो आपने हुआ में छुपाया था। वो रंग किसी पेंटिंग, बांसुरी या खत्ताती में नहीं, बल्कि हम सब के एक साथ होने और उस लाफानी मोहब्बत में है जो कभी खत्म नहीं होती। अब उस सफेद कैटेज में 5 नहीं बल्कि 6 बहनें रहती थीं, और जंगल की हवाओं में अब सिर्फ लॉन्डर की खुशबू नहीं बल्कि उनके कहकहों की वो गूंज भी शामिल थी जो अब कयामत तक खत्म होने वाली नहीं थी।